हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 6 दैट इज़ कंबक्शन एंड फ्लेम। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसे हम कंबक्शन बोलें या फिर कंबंशन बोलें। अगर आप इसे कंबक्शन बोलेंगे तो भी ये सही है, और अगर आप इसे कंबंशन बोलेंगे तो भी ये सही है। तो जैसे कि चैप्टर का नेम ही है कंबक्शन एंड फ्लेम, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट इज़ कंबक्शन। कंबक्शन क्या है? तो बेसिकली कंबक्शन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस समझते हैं? केमिकल प्रोसेस का मतलब है कुछ केमिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड होता है, मतलब इसमें कोई केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कंबक्शन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है। अब सब्सटेंस फॉर एग्जांपल, अगर हमारा सब्सटेंस है मैग्नीशियम, जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, इसमें जो हमारा सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम जो है जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। तो इसी को बोलते हैं हम कंबक्शन। क्या बोलते हैं? कंबक्शन। तो कंबक्शन क्या हुआ इसी के साथ? अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबक्शन। उसको बोलते हैं हम कंबक्शन। तो कंबक्शन में जैसे कि हमने एक मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल चारकोल का एग्जांपल ले लो। चारकोल का जो सिंबल होता है वो होता है सी। क्या होता है? सी। अब चारकोल जो है जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, मतलब सी प्लस O2, तो क्या बना? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो यही है हमारा कंबक्शन। क्या है? कंबक्शन। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया गया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आप ये देख लीजिए, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मतलब ये मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं। और हमने देखा जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, क्योंकि एयर जो होती है वो एसेंशियल होती है बर्निंग के लिए। अब हम इसके लिए, अब हम ये जो है हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसके थ्रू हम देखेंगे कि क्यों जो एयर है वो एसेंशियल होती है बर्निंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है। बेसिकली इस एक्टिविटी में हमें यही दिखाया जा रहा है कि क्यों जो एयर है, बेसिकली एयर नहीं, बेसिकली अगर हम कहें तो ऑक्सीजन जो है वो असेंशियल होती है बर्निंग के लिए। अब वो ऑक्सीजन भी एक एयर ही का ही पार्ट है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने यहाँ पे वैसे 3 ग्लासेस लिए हैं, बट अगर हम 2 भी लेंगे तो भी हम ये वाली एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, हम 2 ग्लासेस लेंगे। एक ग्लास को जो है हम उसे कवर कर देंगे। कवर मीन्स उसको हम किसी चीज़ से ढक देंगे। फॉर एग्जांपल हम कार्डबोर्ड से रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरे ग्लास में जो है, दूसरे ग्लास को हम अनकवर्ड छोड़ देंगे, उसको हम कवर नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर कार्डबोर्ड नहीं रखेंगे। और दोनों ही ग्लासेस में हम क्या करेंगे, हम कैंडल को लेंगे, बर्निंग कैंडल को लेंगे और हम उसमें पुट कर देंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो कवर्ड है, जो ग्लास कवर्ड है, वो उसकी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। इट विल ब्लो, वो बुझ जाएगी। अब वो वाई? अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो एयर है, क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस है एयर की, वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं है। जो कवर्ड ग्लास है वहाँ पर एयर नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो इसलिए हम इससे देख पाएंगे कि एयर जो होती है वो क्यों ऐसे ही एयर जो होती है वो एसेंशियल होती है हमारे लिए बर्निंग के लिए। इसलिए हमने बोला था कि कंबक्शन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एयर। और एयर जो है वो एसेंशियल है बर्निंग के लिए। तो अगर हम मैग्नीशियम को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की वहाँ पर प्रेजेंस चाहिए, वहाँ पर हमें एयर की प्रेजेंस चाहिए। अगर वहाँ पर एयर की एब्सेंस है तो वो बर्न नहीं हो पाएगी। ओके, तो जब आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आप यही सब पढ़ेंगे इस एक्टिविटी में कि एयर जो है वो एसेंशियल है बर्निंग के लिए। ये वाली एक्टिविटी आपके एग्जाम में आ सकती है। दिस इज नॉट मतलब आई मीन दिस इज इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, दिस इज नॉट वर्स। अब आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब सन में जो हीट होती है और जो लाइट होती है वो प्रोड्यूस होती है। वी ऑल नो कि सन जो है वो एक सोर्स है हीट और लाइट एनर्जी का। ठीक है, तो सन में हीट और लाइट एनर्जी जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? उसमें जो होती है, इसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस का नेम होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसमें जो होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह सकते हैं हम उसे। तो उसमें जो होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का वो होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, और जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं।
अब हमें यहाँ पे शो किया गया है कि ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स कैच फायर। अब इस वाली एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है फिगर 6.3 में कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक घर है, उस हाउस में अगर बेसिक हम कह सकते हैं कि अगर उस घर में आग लग गई है, फायर लग गई है किसी भी कॉज से, जो भी कॉज रहा, ठीक है, तो अगर उसमें आग लग गई है और वहाँ पर कोई बंदा है, एक दो पर्सन है उसके हाउस के अंदर, और अगर हमने उस पर्सन के आसपास अगर हम ब्लैंकेट इलैप कर दें, तो वो जो पर्सन है हम उसको सेफली बाहर ला सकते हैं। लेकिन जो वो ब्लैंकेट है, केस होना चाहिए कि जो ब्लैंकेट है वो नेचुरल होना चाहिए, मतलब वो आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वो ह्यूमन मेड या फिर हम कह सकते हैं वो मैन मेड नहीं होना चाहिए। वो जो क्लोथ है वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, वो नेचुरल कपड़े से बना होना चाहिए, आर्टिफिशियल कपड़े से नहीं बना होना चाहिए, ठीक है। अगर पता है अगर वो आर्टिफिशियल कपड़े से बना हुआ होगा तो जो पर्सन है उसकी बॉडी पे वो जो फायर है वो स्टिक हो जाएगी, मतलब जो फायर है उसकी जो फ्लेम जाएगी उस पे ब्लैंकेट पे, तो वो स्टिक हो जाएगी, वो चिपक जाएगी उस पर्सन के हाथ पैरों पे, और उससे उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी और मे बी वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए अगर हम उसे सेफली निकालना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर नेचुरल ब्लैंकेट ही डालना चाहिए। अगर अगर हमारे पास नेचुरल ब्लैंकेट नहीं है, इन केस अगर हमारे पास आर्टिफिशियल ब्लैंकेट ही हैं, तो हमें उसके ऊपर रैप नहीं करना चाहिए। तो हमने देख लिया कि हम एक पर्सन को जो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक फायर से, बाय रैपिंग ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को रैप करके। अब यहाँ पे हमें फिगर 6.4 में दिखाया जा रहा है फॉरेस्ट फायर। अभी फॉरेस्ट फायर क्या है, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? तो फॉरेस्ट फायर मतलब कि फॉरेस्ट में आग लग जाना, फायर मतलब आग लग जाना, तो फॉरेस्ट में आग लग जाना। अब फॉरेस्ट में आग कैसे लग जाती है? तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जब ग्रास जो होती है जब वो ड्राई होती है, सूखी हुई होती है फॉरेस्ट में, और बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, मेनली समर के टाइम पे हो सकता है ना, क्योंकि विंटर में तो ज़्यादा धूप वगैरह भी नहीं निकलती और ठंडी ज़्यादा रहती है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ग्रास जो होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, उसमें कोई वाटर वेपर नहीं होता, उसमें कोई वाटर नहीं होता, तो जब ग्रास के ऊपर जब सनलाइट पड़ती रहती है कंटिन्यूसली पड़ती रहती है, तो कभी कभी क्या होता है जो ग्रासेस होती है वो ऑटोमेटिकली फायर को कैच कर लेती है, और फिर पूरा जो फॉरेस्ट होता है वो ग्रेजुअली बर्न हो जाता है, एंड द होल फॉरेस्ट ग्रेजुअली बर्न्स, और पूरा फॉरेस्ट जो होता है वो धीरे धीरे बर्न हो जाता है। तो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड फिगर 6.3 ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हमने देखा फॉरेस्ट में कैसे आग लग गई है, और फॉर अब ये वाली जो फायर्स होती है इनको कंट्रोल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये ईजी नहीं होता, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें दिखाया जा रहा है इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली इग्निशन टेम्परेचर मतलब होता है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर मतलब जो सबसे कम टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस जो होता है वो फायर को कैच करता है, उसको बोलते हैं हम इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हमारा उसका हायर होगा टेम्परेचर, अगर वो लोएस्ट नहीं होगा तो वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी और सब्सटेंस फायर कैच नहीं कर पाएगा। इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक सब्सटेंस जो है अगर उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाता, अगर उसको उसका लोएस्ट टेम्परेचर अगर उसे उसका लोएस्ट टेम्परेचर नहीं मिल पाता तो वो सब्सटेंस बर्न नहीं कर पाता, इसलिए इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बर्निंग के लिए। अब यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी दिखाई जा रही है फिगर 6.5 में, हीटिंग वाटर इन अ पेपर कप। इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने दो बर्निंग कैंडल्स लिए हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर का कप बनाया है, जैसे कि कोन टाइप बना रखे हैं इन्होंने, जैसा आपको फिगर में दिखाया जा रहा है कोन टाइप बना रखे है। इन्होंने क्या किया है, ये जो कोन है इसको इस कोन को एक कोन में तो इन्होंने वाटर फिल कर दिया थोड़ा सा, और दूसरा कोन इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो हम देखेंगे कि जो वो कोन है जिसमें वाटर फिल किया गया है वो तो बर्न नहीं करेगा, इनफैक्ट जो उसका वाटर होगा वो हॉट होना या फिर हम कह सकते हैं वो हीट होना, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा पेपर कप है जो कि फिल नहीं है वाटर के साथ, उसमें वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब हम देखते हैं वाला ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं उस कप को जिसमें वाटर फिल है, हम वाटर को इसलिए वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जो वाटर है दूसरे पेपर कप में वो बर्न होना स्टार्ट हो गया, सॉरी जो दूसरे पेपर कप में मतलब जो दूसरा कप है लेकिन जो उसमें वाटर फिल नहीं है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको जो है क्योंकि पता है जिसमें वाटर है वो क्यों बर्न नहीं हुआ, क्योंकि वो जो जिस कोन में जिसमें वाटर फिल किया गया है उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया,
उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिल पाया, इसलिए वो बर्न नहीं कर पाया। यही कारण रहा कि जिसकी वजह से हमारा जो पेपर कप है वो दूसरे वाले केस में तो बर्न हो गया, लेकिन जिसमें वाटर है उस वाले केस में वो बर्न नहीं हुआ, उस वाले केस में बल्कि वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने देखा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो अब हमें दिखाया हुआ है इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या है? तो जो सब्सटेंसेस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर मतलब जो सब्सटेंसेस जिनका जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है एंड कैन ईजिली कैच फायर, मतलब जो सब्सटेंसेस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है और जो कि ईजिली फायर को कैच कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल पेट्रोल। पेट्रोल जो है आपने सुना होगा कि पेट्रोल को अगर हम थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाए तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। अल्कोहल में भी यही होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में आप जा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? तो ये वाली गैस जो होती है सिलेंडर वगैरह में यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके घर में सिलेंडर आता है ना? तो उसमें सिलेंडर्स में कौन सी गैस स्टोर की जाती है? उसमें एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो स्टोर की जाती है। और आपने देखा है कि सिलेंडर जो होता है वो बहुत जल्दी बर्न कर जाता है। वो क्यों कर जाता है? क्योंकि वो एक इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है। क्योंकि वो जो है वो अपना इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, इसलिए वो बर्न होना बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि अब आग कैसे लग गई। अब हम ये देखना चाहेंगे कि आग को हम कंट्रोल कैसे करें। तो मैंने आपको एक चीज़ तो पहले ही बता दी कि हम ब्लैंकेट को रैप कर सकते हैं एक पर्सन पे, बट वो ब्लैंकेट नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है हम फायर वाले को फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पास एक चीज़ तो ये ऑप्शन तो ये होता है, जैसे कि हमें फिगर 6.6 में दिखाया जा रहा है, फायरमैन एक्सटिंग्विशर, हमें एक्सटिंग्विशर दिखाया जा रहा है। अब एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है जो बंदा नहीं, जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन की, मतलब जो ऑक्सीजन है वो एयर है, क्योंकि ऑक्सीजन और जो हमारी बर्निंग है, ठीक है, उसकी जो उसको बीच में आ जाए कोई सब्सटेंस, मतलब कि उनको काट दे, मतलब कि वो जो ऑक्सीजन है वो उस तक रीच ना कर पाए, तो बर्निंग भी नहीं हो पाएगी। राइट, तो फायर एक्सटिंग्विशर वही होता है जो कि अ, काट देता है जो सप्लाई होता है ऑक्सीजन की बर्निंग तक। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है तो वो बर्न नहीं हो पाता, तो यही होता है एक्सटिंग्विशर। तो जब हम दिखाया जा रहा है फायर एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। अब ये जो है अभी थ्रो कर रहा है वाटर प्रेशर में। अब हम जानते हैं कि जो वाटर है वो भी यूज़ किया जा सकता है बर्निंग वगैरह को रोकने के लिए। इधर इधर हम सैंड वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, सैंड को, सॉइल को। ठीक है, तो हमें दिखाया जा रहा है फायर एक्सटिंग्विशर जो है यहाँ पे वो वाटर के थ्रू कर रहा है। लेकिन अगर हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मतलब कि हमारे घर में कोई करंट वगैरह का डर है, क्योंकि देखो हमें जो है हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए वाटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। बताऊँ क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो गुड कंडक्टर होता है। और देखो अगर गुड कंडक्टर का क्या मतलब होता है? गुड कंडक्टर मतलब जो सब्सटेंसेस जो कि कैच कर लेते हैं फायर, उनको बोलते हैं हम कंडक्टर। क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर। और जो सब्सटेंसेस जो कि कैच नहीं कर पाते फायर, उनको बोलते हैं हम बैड कंडक्टर। तो वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है? तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में क्या होगा? उसमें करंट लगने का डर रहेगा और इवन पर्सन जो है वो डाई भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए ही हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हम वाटर को क्यों यूज़ नहीं कर सकते इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में? हम वाटर को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। और वाटर जो है वो, अब वो गुड कंडक्टर होता है तो अब पर्सन को जो है उसको शॉक लग सकता है या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फिर करंट वगैरह भी लग सकता है और इवन पर्सन डाई भी कर सकता है अगर उसे ज़्यादा शॉक लग जाए। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है अब वो भी यूज़ की जा सकती है क्योंकि जो फायर होती है वो बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फायर कभी बर्न नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कभी बर्न नहीं होती। अब देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा फिर? जब ऑक्सीजन का जब वो सप्लाई ही नहीं होगा उस बर्निंग तक, तो वो बर्न कैसे कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो एसेंशियल होती है बर्निंग के लिए। अब ऑक्सीजन ही नहीं रीच कर पा रही उस बर्निंग तक, तो वो कैसे बर्न कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो और उनके उन दोनों के बीच में क्या होता है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर किया जाता है, जो सिलेंडर दिखाया जा रहा है रेड कलर में।
ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन और बर्निंग के बीच में आ जाता है। तो उससे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बर्निंग तक वो नहीं हो पाती, और जिससे जो फायर होती है वो बुझ जाती है, वो बर्न नहीं कर पाती। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हैवियर होती है देन ऑक्सीजन, और वो कवर कर लेती है द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। जो फायर होती है, जो आग होती है, उसको वो कवर कर लेते हैं एक ब्लैंकेट की तरह। इसलिए ही इससे क्या होता है, जो कांटेक्ट होता है फ्यूल का, फ्यूल एंड ऑक्सीजन का इज कट ऑफ। मतलब फ्यूल क्या है यहाँ पे, जो सब्सटेंस है, और जो ऑक्सीजन है, जो सब्सटेंस जो कि बर्न हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक हाउस अगर वो बर्न हो रहा है, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर उसके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है, वो कट हो जाती है। द फायर इज कंट्रोल्ड, फिर फायर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। और जो एडेड एडवांटेजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। हम इन्हें मतलब कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिस्ट एनी 2 और 3 वेज हाउ कैन वी डेट थ्रू डेट वी कैन कंट्रोल फायर। कोई भी दो कोई भी दो या फिर 3 कारण बताओ जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है टाइप्स ऑफ कंबक्शन। अब टाइप्स ऑफ कंबक्शन बताओ। अब आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ कंबक्शन, और उन्हें एक्सप्लेन भी करने के लिए आ सकता है। तो हम देखते हैं कंबक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबक्शन, 3 टाइप के कंबक्शन होते हैं। एक होता है रैपिड कंबक्शन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन, और एक होता है एक्सप्लोजन। रैपिड कंबक्शन, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन एंड एक्सप्लोजन। तो रैपिड कंबक्शन क्या होता है, अब इस नाम से ही पता चल रहा है, रैपिड, रैपिड मतलब जल्दी से, रैपिड मतलब जल्दी से, तो नाम से ही पता चल रहा है रैपिड कंबक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें हीट और लाइट एनर्जी जो होती है वो बहुत ही जल्दी से प्रोड्यूस होती है। इसमें जो हीट और लाइट एनर्जी जो होती है वो बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस होती है, इसमें रैपिडली प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन तीनों में क्या होता है, इसमें रैपिड कंबक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस होती है, मतलब जो हीट और लाइट एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है रैपिडली, एकदम से। तो यही है रैपिड कंबक्शन। नाम ही सजेस्ट कर रहा है रैपिड से, नाम ही सजेस्ट कर रहा है हमें तो रैपिड कंबक्शन। अरे रैपिड कंबक्शन। ठीक है। तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो हीट और लाइट होती है वो प्रोड्यूस होती है रैपिडली, इसको ही बोलते हैं रैपिड कंबक्शन। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि रैपिड कंबक्शन मतलब क्या है। रैपिड मतलब एकदम से, रैपिड मतलब एकदम से। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिखाया हुआ है स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। तो स्पॉन्टेनियस कंबक्शन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबक्शन में कोई एक्सटर्नल हीट एनर्जी नहीं होती। अब एक्सटर्नल हीट एनर्जी से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है वो एयर की, जब भी फॉस्फोरस को हम एयर में रखते हैं तो वो खुद ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम उसके ऊपर माचिस से, अगर हम उसमें बर्न नहीं करते माचिस के तिल्ली से, तब भी उसे कोई माचिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई हीट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक हाउस से अगर एक हाउस है या फिर अगर हम कोई चीज़, अगर हम पेपर को भी बर्न करना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं अगर हम पेपर को एयर के प्रेजेंस में रख देंगे तो वो ऐसे ही बर्न हो जाएगा। हमें उसको बर्न करना पड़ेगा पहले, जब भी तो बर्न होगा, जब भी तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को रीच करेगा। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबक्शन में कोई एक्सटर्नल हीट एनर्जी नहीं होती। मतलब कि इसमें जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है वो एयर के प्रेजेंस में अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। उसको कोई माचिस की तिल्ली से जलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई और हीट देने की उसे ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब आता है एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन मतलब बेसिकली एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका होना। क्या होना, धमाका। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है, इसमें हीट और लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस होती ही होती है, प्लस साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इसमें हीट एनर्जी और साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और गैस भी प्रोड्यूस होती है। इसमें हीट, लाइट, साउंड और गैस, ये चारों प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रैकर, पटाखे। जब भी हम पटाखों को बर्न करते हैं तो कुछ धमाका होता है, हीट, एनर्जी, साउंड, गैस सब प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो यही है एक्सप्लोजन का एग्जांपल। एक्सप्लोजन मतलब जब एक्सप्लोजन हो, जब धमाका हो। ठीक है। अब यहाँ पे हमें फ्लेम दिखाया जा रहा है। फ्लेम में क्या है, फ्लेम मतलब होता है कि जब भी हम एक सब्सटेंस को बर्न करें तो वो वेपर प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं हम फ्लेम। क्या बोलते हैं, फ्लेम। हम फ्लेम को अगर हम हिंदी में जाने तो उसे हम आँच कह सकते हैं। क्या, आँच। जैसे हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे फ्लेम्स ऑफ केरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बंसन बर्नर। यहाँ पे हमें फ्लेम दिखाया जा रहा है। फ्लेम मतलब ये जो आँच है, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़ है फ्लेम। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ ए किचन स्टोव।
अब हमें एक कैंडल फ्लेम का कलर दिखाया जा रहा है और फ्लेम किचन स्टोव का। अब हम देख सकते हैं जो किचन स्टोव का जो फ्लेम है, मतलब जो उसकी आँच है, वो कुछ हमें ब्लू सी दिख रही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें येलो दिख रहा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि डिफाइन फ्लेम, फ्लेम क्या है या फिर व्हाट इज़ फ्लेम, लेकिन आपके एग्जाम में 100% ये पूछा जा सकता है, 99% केसेस में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या है। तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम भी, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वाला डायग्राम फिगर 6.13 जो है, ये जो डिफरेंट जोन्स दिखाए जा रहे हैं हमें कैंडल फ्लेम के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इधर ये तो आपको लेबलिंग के लिए भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल। तो कैंडल के जो होते हैं उसमें 3 जोन्स होते हैं। कितने? 3 जोन्स। एक होता है आउटर जोन, आउटर जोन मतलब बाहर वाला जोन। एक होता है मिडिल जोन, मिडिल जोन मतलब बीच वाला जोन। एक होता है इनर जोन, इनर जोन मतलब सबसे अंदर वाला जोन। तो आउटर जोन जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है। क्या होता है? सबसे हॉट। आउटर जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। इनर जोन जो होता है वो लीस्ट हॉटेस्ट होता है। और जो मिडिल बीच वाला जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है। मॉडरेटली हॉट मतलब बीच का हॉट होता है, ना ही तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है जैसे आउटर की तरह, और ना ही वो सबसे कम हॉट होता है जैसे कि इनर होता है। तो आउटर जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। मिडिल जोन जो होता है वो मॉडरेट हॉट होता है क्योंकि वो बीच का पार्ट है। और इनर मोस्ट जोन जो होता है वो लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो आउटर जोन जो होता है ऑफ कंप्लीट कंबक्शन, आउटर जोन में क्या होता है? आउटर जोन में कंप्लीट कंबक्शन होता है। जो बाहर वाला जोन होता है उसमें कंप्लीट कंबंशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट कंबंशन। ये जो होता है ब्लू कलर का दिखता है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। तो आउटर जोन में जो होता है इसमें कंप्लीट कंबंशन होता है। कंप्लीट कंबंशन मतलब इसमें कंप्लीट बर्निंग होती है और ये हमें ब्लू कलर का दिखता है। और मिडिल जोन जो होता है वो हमें येलो कलर में दिखता है और यहाँ पे पार्शियल कंबंशन होता है। पार्शियल कंबंशन का क्या मतलब है? जब आउटर जोन में सबसे ज़्यादा कंबंशन होता है, लीस्ट जोन में सबसे कम कंबंशन होता है, तो मिडिल जोन में उन दोनों के बीच का पार्शियली कंबंशन होता है, मतलब मीडियम कंबंशन होता है। ठीक है, और इनर मोस्ट जोन में तो सबसे कम कंबंशन होता है, यहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर होता है। और ये इनर मोस्ट जोन जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है। कौन से? ब्लैक कलर में। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर ये तो आपकी लेबलिंग के लिए आ सकता है या फिर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। इसका वो कैसे ड्रॉ करना है उस पर मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हॉटेस्ट पार्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जो है मैं एक और बार बता देता हूँ आपको, हमने इस डायग्राम में बेसिकली क्या पढ़ा। तो इस डायग्राम में हमने पढ़ा कि 3 जोन्स होते हैं एक फ्लेम के। पहला जोन होता है आउटर जोन, आउटर जोन मतलब बाहर वाला जोन। फिर होता है मिडिल जोन, मिडिल जोन मतलब बीच वाला जोन। फिर होता है इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर वाला जोन। आउटर जोन जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंबंशन होता है, इसलिए वो हॉटेस्ट पार्ट होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बर्निंग वाला पार्ट होता है। और मिडिल जोन क्या होता है? मिडिल जोन में क्या होता है? उसमें पार्शियल कंबंशन होता है, उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और ना ही बहुत कम होता। तो इसलिए वो मॉडरेटली हॉट होता है, वो बीच का हॉट होता है क्योंकि वहाँ वहाँ पर ना ही तो ज़्यादा कंबंशन होता है और ना ही बहुत ही कम कंबक्शन होता है। ठीक है, और फिर हमें इनर मोस्ट जोन दिखाया जा रहा है। इनर मोस्ट जोन में क्या होता है? यहाँ पे सबसे कम कंबंशन होता है, इसलिए यहाँ पे लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट बोला जा रहा है। तो यही है इसके 3 जोन्स ऑफ ए फ्लेम, ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखाया हुआ है गोल्ड स्मिथ ब्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक पाइप। अब गोल्ड स्मिथ जो होता है, अगर आपने कभी गोल्ड स्मिथ क्या होता है? गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार। अगर आपने कभी सुनार वगैरह को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो होता है वो आउटर जोन जो होता है कैंडल का उसको यूज़ करता है पिघलाने के लिए गोल्ड को और सिल्वर को। ऐसा क्यों करता है वो जो सुनार है वो क्यों यूज़ करता है आउटर मोस्ट जोन? अब आपको उसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। और जब वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है तो ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट है तो सबसे जल्दी वो पिघालने वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए जो गोल्ड स्मिथ है वो आउटर मोस्ट जोन जो है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है फ्यूल। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल जो होता है वो सोर्स होता है हीट और लाइट एनर्जी का हमारे लिए। फ्यूल जो है वो सोर्स होता है हीट और लाइट एनर्जी का हमारे लिए। तो फ्यूल क्या है? ये हो गया डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? फ्यूल ही तो है। ठीक है, तो फ्यूल यही सब ही है। ठीक है, तो अब हम एक अब आइडल फ्यूल दिखाया हुआ है हमें यहाँ पे। अब आइडल फ्यूल क्या होता है? आइडियल फ्यूल का मतलब होता है एक अच्छा फ्यूल। अब एक अच्छा फ्यूल हम किसे कह सकते हैं? एक अच्छा फ्यूल हम उसे कहेंगे जो चीप हो, जो सस्ता हो, जो कि अफोर्डेबल हो, हर कोई उसे अफोर्ड कर सके।
जो कि ईजिली अवेलेबल हो, मतलब वो रीडली अवेलेबल हो, वो हर कोई हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, और उसको हर कोई अफोर्ड भी कर सके, वो सस्ता भी हो, और वो जो हो वो ज़्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट करता हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कोई भी फ्यूल बना है जो कि चीप हो, सस्ता हो, जो कि सबको अवेलेबल हो, जो कि सबके द्वारा अफोर्डेबल हो, हुँ, और जो कि बहुत ही कम पॉल्यूशन क्रिएट करता हो। तो अभी तक ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं बना, इसलिए अभी तक हम किसी भी फ्यूल को नहीं कह सकते एक आइडल फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल, एक गुड फ्यूल। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल। अभी तक ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं बना जिसको हम आइडियल फ्यूल कह सकें। अब यहाँ पे हम दिखा हुआ है कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है जब हम कोई सब्सटेंस है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई भी फ्यूल है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्यूल है पेट्रोल। तो अगर हम जब भी 1 किलो पेट्रोल को बर्न करेंगे, तो जो भी अमाउंट होगी हीट एनर्जी की जो प्रोड्यूस होगी, उसको बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबंक्शन ऑफ 1 केजी ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जो अमाउंट होती है हीट एनर्जी की जो कि प्रोड्यूस होती है, जब भी हम 1 किलो फ्यूल को, फ्यूल हो सकता है पेट्रोल, वुड, चारकोल, तो जब भी हम 1 किलो फ्यूल को बर्न करेंगे, तो जो अमाउंट होगी हीट एनर्जी की जो कि प्रोड्यूस होगी, उसको बोलेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल की। क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है एक यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं किलो जूल पर केजी। क्या? किलो जूल पर केजी। तो जो यूनिट होती है कैलोरीफिक वैल्यू की, जैसे कि यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिट होती है किलोमीटर या फिर मीटर। अगर हम मिल्क वगैरह को मेजर करना चाहते हैं, लिक्विड वाली चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिट होती है लीटर और मिलीलीटर। जब हम वेट को मेजर करते हैं तो उसके लिए यूनिट होती है किलोग्राम या फिर ग्राम, राइट। तो इसी तरीके से जब भी हम जो हीट एनर्जी जो होती है, जब हम उसको मेजर करते हैं, तो जो उसकी यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम किलो जूल पर केजी। क्या बोलते हैं? किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 6.4 फिगर में दिखाया जा रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। अलग अलग फ्यूल की हमें कैलोरीफिक वैल्यू दिखाई जा रही है। जैसे हमें पहला दिखाया जा रहा है काउडंग केक। तो काउडंग केक की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। वुड की हमें दिखाई जा रही है, वुड की होती है 17000 से 22000 किलो जूल पर केजी। कोल की जो होती है वो होती है 25000 से 33000 किलो जूल पर केजी। पेट्रोल की जो हमें दिखाई जा रही है 40,000 और 5,000, ठीक है। हमें कैरोसिन की दिखाई जा रही है। इसी तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों की फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यू दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब जब भी हम बर्न करते हैं फ्यूल को, फॉर एग्जांपल अगर हम वुड वगैरह को बर्न करते हैं तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, मतलब उससे पॉल्यूशन तो क्रिएट होता ही होता है, ठीक है। तो जैसे हमें पहले में दिखाया जा रहा है कार्बन फ्यूल लाइक वुड एंड चारकोल पेट्रोलियम रिलीजेस अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब भी हम बर्न करते हैं वुड को या फिर कोल को या फिर पेट्रोलियम को, तो उससे क्या होता है? उससे कुछ कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये जो होते हैं ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? पॉल्यूटेंट्स मतलब जो चीज़ जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब द सब्सटेंसेस विच क्रिएट पॉल्यूशन। जो सब्सटेंसेस जो कि पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं, तो उस सब्सटेंस को बोलते हैं हम पॉल्यूटेंट। तो ये जो है कॉजिंग करते हैं, क्या कॉज करते हैं? रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा। अस्थमा जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। और जब भी हम बर्न करते हैं इनकम्प्लीट कंबक्शन, मतलब इनकम्प्लीट कंबक्शन मतलब जब वो कम्प्लीटली बर्न ना हो, तो जब भी हम कम्प्लीटली बर्न नहीं करते कोई भी फ्यूल को, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनो, तो कोई भी फ्यूल को फॉर एग्जांपल अगर हम वुड को बर्न करते हैं तो, और हम वो उसे बर्न तो कर ही रहे हैं पर हम उसे कम्प्लीटली बर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है ये काफ़ी पॉइजनस गैस होती है, क्योंकि ये जो होती है ये डिक्रीज कर देती है, ये जो होती है ये रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो ब्लड की, ठीक है। अब हमें दिखाया जा रहा है कंबंशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे कि हम जानते हैं कंबंशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। कंबक्शन जब हम काफ़ी सारे फ्यूल्स को, जैसे कि वुड को, जब हम काफ़ी सारे फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब अमाउंट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जब वो इंक्रीज हो जाती है, जब वो बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तो इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अर्थ जो होती है वो वार्म होना स्टार्ट हो जाती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जब भी हम बर्न करते हैं कोल को या फिर डीजल को तो उससे रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक पॉइजनस गैस ही है। इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है जब वो रिलीज होती है जब हम बर्न करते हैं कोल या फिर डीजल को, तो जब हम बर्न कर रहे हैं कोल को और डीजल को तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है जब वो रिएक्ट करती है वाटर वेपर के साथ तो उससे नाइट्रिक एसिड बनता है या फिर सिट्रिक एसिड बनता है। ठीक है। तो जब ये वाले जो एसिड होता है जब वो रेन के साथ जब ये नीचे आती है, अब ये जो एसिड है वो तो एटमॉस्फेयर में ही रहा, और जब एटमॉस्फेयर में ही रहा तो जब रेन हुई तो वो जब वो रेन के साथ नीचे आ जाती है तो उससे एसिड रेन बनती है। जब उससे रेन जो होती है वो जब रेन जो होती है वो एसिडिक बन जाती है और उससे ही एसिड रेन होती है। तो हमें दिखाया जा रहा है बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव गैस, ये काफ़ी कॉरोसिव गैस होती है। इससे क्या होता है, इससे जो ताजमहल है हम ये चैप्टर 18 में पढ़ेंगे कि इससे क्या है, ये जो एसिड रेन होती है कॉरोड करती है, मतलब ये रिएक्ट करती है ताजमहल के साथ। जैसे ताजमहल का जो मार्बल था पहले वो वाइट था लेकिन अब वो येलोइश सा हो गया है। मोरेबल पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब जो पेट्रोल के इंजन होते हैं वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह को रिलीज़ करते हैं। और जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, ठीक है, जब ये ऑक्साइड होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के, जब वो डिजॉल्व हो जाते हैं रेन वाटर में एंड फॉर्म्स एसिड सच एज एसिड रेन। तो एसिड रेन यहाँ पे हमें कम्प्लीटली तो नहीं समझाया गया कि एसिड रेन कम्प्लीटली होती क्या है। हम ये वाले कंप्लीट प्रोसेस तो चैप्टर 18 में पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में। पर अभी मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जब भी हम बर्न करते हैं कोल या फिर पेट्रोलियम को तो उससे क्या होता है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज़ होती है। और जब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है जब वो रिएक्ट करती है वाटर वेपर के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। और फिर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और जो नाइट्रिक एसिड होता है अभी एटमॉस्फेयर में ही है। और जब रेन अगर होती है, जब ये रेन होती है तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है और जो नाइट्रिक एसिड जो होता है फिर वो रेन के साथ नीचे आ जाता है और फिर जो रेन होती है वो भी एसिडिक बन जाती है। इसी को बोलते हैं हम एसिड रेन। ठीक है। तो इसी के साथ दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो जो कीवर्ड्स हैं और जो इसके वो हैं एक्सरसाइजेस वगैरह क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड फॉर एनी डाउट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के चैप्टर 6 के दैट इज़ कंबंशन एंड फ्लेम के क्वेश्चन आंसर। वह हम कीवर्ड्स डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इन केस अगर आपको कीवर्ड्स में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेशन। ठीक है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबंशन कैन टेक प्लेस। अब हमें कंडीशंस बतानी है जिसमें कंबंशन जो है वो हो सकता है। तो हमने देखा कंबंशन जो है एक तो एयर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल। तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, तो प्रॉपर सप्लाई चाहिए हमें एयर का। ठीक है। और हमें प्रेजेंस चाहिए कंबस्टेबल सब्सटेंस का। अब कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंस का मतलब है कि कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस जो कि हम बर्न कर सकें, मीन्स जिसको उसका इग्निशन टेम्परेचर भी हो और जो कि बर्नेबल हो, जिसको हम बर्न कर सकें। ठीक है। और उसका इग्निशन टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है। तो हमें 3 पॉइंट्स मिल गई है। सेकंड क्वेश्चन है फिलअप। फर्स्ट दिखाया हुआ हमें बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। जब हम बर्न करते हैं वुड को और कोल को तो उससे क्या होता है, इससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है। अ लिक्विड फ्यूल, एक लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज, एक लिक्विड फ्यूल जो कि हम होम्स में यूज़ करते हैं डेट इज़ कैरोसिन। कैरोसिन को हम यूज़ करते हैं। आप इसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं डाल सकते क्योंकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम एक गैस है, लेकिन हमसे पूछा गया लिक्विड, हमसे गैस नहीं पूछी गई, हमसे लिक्विड पूछा गया है। कैरोसिन का मतलब होता है मिट्टी का तेल। ठीक है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। फ्यूल जो है उसको हीट किया जाता है किस पर? अब उसके इग्निशन टेम्परेचर पर, क्योंकि फ्यूल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अपना इग्निशन टेम्परेचर नहीं गेन कर पाता तो वो बर्न भी नहीं हो पाता, जैसे हमने एक्टिविटी में देखा था पेपर कप वाली। ठीक है। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। अब जो फायर जो कि ऑयल से प्रोड्यूस होती है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, किससे? वाटर से। ठीक है। क्योंकि वाटर जो कि ऑयल जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, है ना। ऑयल जो होता है वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर और वो कभी बुझा नहीं पाएगा वाटर उसको।
ठीक है। अब आगे मैंने थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स, जैसे रिक्शा, मयूरी और कार वगैरह हम कह सकते हैं, या फिर कार हो गया, या फिर बसेस वगैरह में हम कह सकते हैं। तो ये जो CNG है ऑटोमोबाइल्स में हैज़ रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। अब कैसे जो यूज़ है CNG गैस का ऑटोमोबाइल्स में, उसने कैसे रिड्यूस कर दिया है एयर पॉल्यूशंस को। तो जो यूजेस है CNG का इन प्लेस ऑफ पेट्रोल, प्लेस में पेट्रोल की एंड डीजल में, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। अब उन्होंने कैसे रिड्यूस कर दिया एयर पॉल्यूशन को? क्योंकि ये जो है इट प्रोड्यूसेस लेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये लेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और ये लेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है, इससे क्या होता है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, और फिर उससे ही रेन हमारी एसिडिक बन जाती है। और नो रेज्यूज्ड रिमेन आफ्टर कंबंशन, और इसमें क्या होता है, कोई भी वेस्ट नहीं बचता, रेज्यूज्ड मतलब वेस्ट नहीं बचता कंबंशन के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को और वुड को हमें कंपेयर करना है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वो गैसियस फ्यूल है, जैसे हमें नेम से ही पता चल रहा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वुड जो है वो एक सॉलिड फ्यूल है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन वुड जो होती है वो स्मोक को प्रोड्यूस करती है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू हमें बताई जा रही है, और हमें कैलोरीफिक वैल्यू बताई जा रही है वुड की। हम जो है हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर में, लेकिन वुड को जो है उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है स्टोर करने के लिए, इसलिए हम उन्हें सिलेंडर्स वगैरह में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, और वुड जो होती है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज गिव रीज़न। अब हमें रीजन्स देने हैं। तो पहला है वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हम जानते हैं कि जो वाटर है वो एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और जो वाटर है इसलिए हम उसे यूज़ नहीं कर सकते कंट्रोल करने के लिए उन फायर को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के केस में। इससे क्या हो सकता है, उसको जो पर्सन है उसको शॉक लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है फ्यूल से, वुड से। ये वाला तो हमने अभी डिस्कस किया, कंपेयर किया हमने वुड को और फ्यूल को। अब इन्होंने इसे गिव रीज़न में दे दिया कि वो क्यों है, क्योंकि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है वो कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन वुड जो होती है वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो आप ये वाले पॉइंट से लिख देना सारे जो अभी हमने कंपेयर में करे थे कि वो क्यों अच्छा फ्यूल है। नेक्स्ट हमें दिखाया हुआ है पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली। जब हमने देखा था एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी थी कि जब हमने उसमें पेपर को बर्न किया तो वो तो फायर को कैच कर पा रहा था ईजिली, लेकिन जब हमने एक पेपर कप में जब हमने उसमें वाटर डाला लेकिन वो जब कैच नहीं कर पा रहा था ईजिली, ऐसा क्यों हुआ? अब हमें दिखाया हुआ है वाटर पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली वेयर इज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। वो नहीं कैच कर पाया, तो ऐसा क्यों? तो जो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेपर का इज़ लेस, वो कम होता है, सो इट कैचेस फायर इजिली, इसलिए वो कैच कर पा रहा था फायर, लेकिन इट डज नॉट कैच फायर, वो कैच नहीं कर पा रहा था फायर व्हेन रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप, बिकॉज एल्यूमिनियम जो होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है हीट को, सो पेपर डज नॉट अलाउ अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला, जैसे कि हमने एक्टिविटी में परफॉर्म किया था उसमें पेपर को उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला और वो बर्न नहीं हो पाया था, लेकिन वो वाटर था वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हमें दिखाया हुआ है मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है कैंडल फ्लेम का, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम, तो क्योंकि बना हुआ है और इस डायग्राम को कैसे बनाना है उसकी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। ठीक है। और ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम में एक तो 3 जोन्स होते हैं, हम जानते हैं, एक तो आउटर जोन, एक होता है मिडल जोन और एक होता है इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन जो होता है वो वहाँ पे कंप्लीट कंबंशन होता है, मिडल जोन में पार्शियल कंबंशन होता है और इनर जोन में उसमें अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स होते हैं। और आउटर जोन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंबंशन होता है। मिडल जोन में मॉडरेटली हॉट होता है क्योंकि वहाँ पे बीच का कंबंशन होता है और इनर मोस्ट जोन जो होता है वो लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो हमें डिफरेंट जोन्स दिखाए जा रहे हैं कैंडल के। ठीक है। नेक्स्ट है नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। अब हमें यूनिट बतानी है जिसमें हम कैलोरीफिक वैल्यू जो है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो हम जानते हैं कि किलोजूल पर केजी जो है वो यूनिट है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज़ एबल टू कंट्रोल फायर। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंट्रोल कर लेती है फायर को? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ब्लैंकेट बना लेती है ड्यू टू विच जो सप्लाई होता है एयर का वो स्टॉप हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाती है टेम्परेचर का ऑफ द फ्यूल।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बर्न करना एक हीप मतलब होता है ग्रुप, एक ग्रुप को ग्रीन लीव्स का। बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली। जैसे हमने देखा फॉरेस्ट फायर, उसमें ड्राई लीव्स जो हैं वो ईजिली कैच कर लेती हैं फायर को। ऐसा क्यों? तो जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो वाटर को कंटेन करती हैं, इसलिए वो उनका इग्निशन टेम्परेचर कैच नहीं कर पा रही और इसलिए वो बर्न भी नहीं हो पाती। लेकिन जो वो ड्राई लीव्स होती हैं वो वाटर कंटेन नहीं करती, उनमें कोई भी वाटर का वेपर नहीं होता और वो कैच कर लेती हैं फायर को ईजिली। विच जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई? कौन सा फ्लेम जो होता है कैंडल का वो गोल्ड स्मिथ यूज़ करता है मेल्ट करने के लिए सिल्वर को और गोल्ड को? वाई? ये वाली चीज़ तो हमने वीडियो में भी डिस्कस की हुई है, ये वाली चीज़ तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की गई है कि एक गोल्ड स्मिथ जो होता है वो आउटर जोन को यूज़ करता है, ठीक है। तो एक गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम टू मेल्ट गोल्डर एंड सिल्वर को, बिकॉज इट इज़ दी हॉटेस्ट जोन, क्योंकि हॉटेस्ट जोन होता है एंड हैज़ मोर टेम्परेचर। इट इज़ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया गया है। अगर हम बर्न कर रहे हैं 4.5 kg को फ्यूल को, तो जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है इतनी, तो हमें कैलकुलेट करनी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो है एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करते हैं, जब भी हमें कैलोरीफिक वैल्यू जो है हमें उसे कैलकुलेट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारी हीट एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस हो रही है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, कि हमने कितना जो वेट है उसका फ्यूल का। तो जैसे हमारी हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे 180 और 000 अपॉन, फिर हमने उसे डिवाइड कर दिया 4.5 kg से, तो हमारा आंसर निकला 40,000 किलोजूल पर kg। नेक्स्ट हमें दिखाया जा रहा है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबंशन डिस्कस। जब क्या हम कह सकते हैं रस्टिंग को क्या हम कह सकते हैं कंबंशन? तो रस्टिंग क्या है? रस्टिंग का मतलब होता है कि जंक लग जाना। तो रस्टिंग में क्या होता है, उसमें जंक लग जाता है, और कंबंशन में क्या होता है, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम नहीं कह सकते रस्टिंग को, क्योंकि कंबंशन में क्या होता है, उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर रस्टिंग में क्या कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है? नहीं होती। तो जो प्रोसेस है रस्टिंग का कैन नॉट बी कॉल्ड कंबंशन, बिकॉज इन दिस प्रोसेस नो हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। ड्यू टू दिस रीजन आयरन इज कंसिडर्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें, अबीदा एंड रामेश, दो अबीदा है और रामेश हैं, ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन ए बीकर, जिसमें ये जो है ये बीकर में वाटर को हीट कर रहे हैं। अबीदा ने जो है हमने वाटर को रखा है येलो पार्ट में कैंडल के फ्लेम के। अब येलो पार्ट क्या है? येलो पार्ट मतलब मिडिल जोन में, ठीक है। तो अबीदा ने तो मिडिल जोन में लिखा है, लेकिन रामेश ने जो है उसने आउटर मोस्ट जोन में रखा है, ब्लू वाले जोन में। तो हुज वाटर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम, किसका वाटर कम टाइम में होगा? तो अब आप ये वाला आंसर आप खुद सोचो कि आउटर जोन जो होता है वो हॉटेस्ट जोन होता है, तो उसमें तो वाटर जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गर्म है। लेकिन जो मिडिल जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, वो कम हॉट होता है, तो इसलिए जो मॉडरेटली हॉट होगा तो उसमें वाटर भी कम धीरे धीरे हीट करेगा, ठीक है। और अबीदा ने तो येलो पार्ट में रखा है, मतलब मिडिल जोन में रखा है, लेकिन रामेश ने आउटर जोन में रखा है। तो ऑब्वियसली जो अबीदा है उसका वाटर शॉर्टर टाइम में हीट होगा। द वाटर हीटेड बाय रामेश विल गेट हीटेड इन लिसन। तो अबीदा ने जो है उसने येलो पार्ट में रखा है, मतलब मिडिल जोन में रखा है, लेकिन रामेश ने जो है उन्हें आउटर पार्ट में रखा है। तो रामेश का तो जल्दी गर्म हो जाएगा शॉर्टर टाइम में। किसका शॉर्टर टाइम? इसमें पूछा गया था शॉर्टर टाइम मतलब कि किसका पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो रामेश का वाटर जो होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा, वो शॉर्ट टाइम में गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रामेश ने आउटर जोन में रखा है, ठीक है। और जो आउटर जोन होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसलिए रामेश का जल्दी गर्म हो जाएगा, उसका शॉर्टर टाइम में गर्म हो जाएगा, ठीक है। So in this video we have discussed all the question answers of this chapter, and if you have any doubt you are free to ask in comment section. Till then, thank you, bye bye.